शरणं गच्छामि। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम बात करेंगे भाग 2, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 14, अछूत कौन थे और बेअछूत कैसे बने। इसी शीर्षक के अंतर्गत आजकल अम्बेडकर संदेश हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी के तहत भाग 2 में आवास की समस्या को लेकर ये पूरा टॉपिक है, जिसमें 4 अध्याय शामिल हैं। पहला अध्याय आज लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसका शीर्षक है अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं। इसी संबंध में आज का अम्बेडकर संदेश होने वाला है। अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं, इसके विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात करेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में। साथ ही साथ हम जानेंगे कि आदिम समाज और वर्तमान समाज में क्या खास अंतर है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से हमारा आपसे विशेष निवेदन है कि वीडियो को, अम्बेडकर संदेश को अंत तक जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ बहुत बड़ी जानकारी आपको मिलेगी। अपने इतिहास को आप जानेंगे। व्यक्ति जो इतिहास अपना जानता है वही इतिहास निर्माण कर सकता है। ये बात बाबा साहब कहते हैं कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपने इतिहास का निर्माण नहीं कर सकती। इसलिए इतिहास जानने के लिए अम्बेडकर संदेश को समझना, यानी कि अम्बेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के हूबहू लेख या भाषण को समझना, सुनना, ये बहुत जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का बेहतरीन अम्बेडकर संदेश। बादशाह लिखते हैं कि अछूत गांव के बाहर क्यों रहते हैं। यह इतना निंदनीय तथ्य है कि जिन लोगों को इस बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, वे भी इसका इतना तो संज्ञान करते ही हैं, अथवा उन्हें इतना तो मालूम ही है, फिर भी किसी व्यक्ति ने ये नहीं सोचा कि यह एक गंभीर मामला है जिसका संतोषजनक समाधान होना चाहिए। यह कैसे हुआ कि अछूत गांव के बाहर रहने लगे? क्या उन्हें पहले अछूत घोषित किया गया और फिर उन्हें गांव से बाहर निकाला गया और उन्हें बाहर रहने के लिए बाध्य किया गया, अथवा भी क्या पहले से ही गांव के बाहर रहते थे और उन्हें कालांतर में अछूत घोषित कर दिया गया? यदि हमारा यह उत्तर हो कि वे पहले से ही गांव के बाहर रहते थे, तो अगला प्रश्न यही होता है कि उसका कारण क्या हो सकता है। चूंकि अछूतों के अलग आवास होने के प्रश्न पर पहले कभी किसी ने विचार ही नहीं किया, इसलिए स्वाभाविक तौर पर इस बारे में किसी का कुछ सिद्धांत नहीं है कि अछूत गांव के बाहर क्यों रहने लगे। यह तो हिंदू शास्त्रों का मत है, और यदि कोई इसे सिद्धांत मानकर उचित कहे तो वह कह सकता है, शास्त्र कहते हैं कि अंत्यजों को गांव के बाहर रहना चाहिए और उनकी बस्ती गांव के बाहर होनी चाहिए। उदाहरण के लिए मनु का कथन है 10.51, यानी कि मनुस्मृति में ही मनु ने अपने कथन को जिक्र किया है कि चांडालों और खपचों का निवास गांव से बाहर हो, उन्हें अपात्र बनाया जाए, उनका धन कुत्ते और गधे हों। 10.52 में लिखते हैं, मुर्दों के उतरन यानी कि कफन उनके वस्त्र हों, वे फूटे बर्तनों में भोजन करें, उनके गहने काले लोहे के हों और वे सदैव जगह जगह घूमते रहें। 10.53 में धर्म धारण करता हुआ मनुष्य उनसे किसी प्रकार का सरोकार न रखे, उन्हें देखे भी नहीं, वे आपस में ही अपना सब व्यवहार रखें और वे अपने विवाह भी अपनी बराबरी वालों के साथ करें। इसके बाद अगला 10.54 में भोजन उन्हें किसी नौकर आदि द्वारा टूटे हुए बर्तनों में दिया जाए, रात को वे गांव या नगर में नहीं घूमे। 10.55 में मनु लिखते हैं कि दिन में अपने काम के लिए जा सकते हैं, किंतु उन्हें राजाज्ञा से सचिन्न होना चाहिए। हाँ, यह शास्त्रोक्त मर्यादा है कि वे ऐसे व्यक्तियों की लाश शमशान ले जाएं जिनका कोई संबंधी न हो। 10.56 में राजाज्ञा से वे दंड नीति के अनुसार सदैव अपराधियों का वध करें और वे उन अपराधियों के वस्त्र, बिस्तरे और गहने ले लें।
आगे लिखते हैं बाबा साहब, यहाँ पर लिखते हैं, लेकिन शास्त्रों के इन कथनों का क्या निष्कर्ष निकाला जाए? उनकी दोहरी व्यवस्था की जा सकती है। जब शास्त्र कहते हैं कि अछूतों को गांव के बाहर रहना चाहिए, तो उनका इतना ही हो सकता है कि अछूतों को वहीं रहना चाहिए जहां वे ठहरते हैं। यह एक व्याख्या है। दूसरी व्याख्या ये हो सकती है कि जिन्हें अछूत घोषित कर दिया गया है, उन्हें गांव के अंदर रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उन्हें गांव के बाहर जाकर अपने टोलों में रहने के लिए मजबूर करना चाहिए। शास्त्रों की इन दोनों व्याख्याओं से दो संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। वो दो संभावनाएं क्या है, ये जानना जरूरी है। एक तो यह है कि अछूतों के गांव के बाहर जाकर रहने का छुआछूत से कोई संबंध नहीं, एकदम आरंभ से ही वे गांव के बाहर रहते आए हैं, पहली संभावना। दूसरी संभावना, हाँ, उसके बाद जब उनके माथे पर अस्पृश्यता का कलंक लगा तो उनका गांव में आना निषिद्ध हो गया। ये पहली संभावना थी। दूसरी संभावना यह है कि गांव से बाहर रह रहे अछूतों का अस्पृश्यता से पूरा पूरा संबंध है। दूसरे शब्दों में कहें, अछूत पहले मूलतः गांव के अंदर रहते रहे हैं, बाद में जब उनके माथे पर छुआछूत का कलंक लगा तो वे गांव को खाली करके गांव से बाहर रहने पर मजबूर हुए। इन दोनों बातों में से कौन सी बात अधिक मान्य है? तब बाबा साहब विश्लेषण करते हुए लिखते हैं, दूसरी संभावना तो स्पष्ट तौर पर ही निरर्थक है और बेसिर पैर की कल्पना है। इसके खोखलेपन को दिखाने के लिए एक ही तर्क काफी है। हम जिस बात पर विचार कर रहे हैं वह किसी गांव अथवा किसी एक क्षेत्र की बात नहीं है, ये समस्त भारतवर्ष में व्याप्त है। अछूतों को गांव से निकालकर बाहर बसाना बहुत बड़ी बात है। किसने और कैसे ये इतनी बड़ी व्यवस्था की होगी? ये किसी चक्रवर्ती राजा की आज्ञा के बिना नहीं हो सकती थी। उसके लिए भी उन्हें इस प्रकार एक जगह से हटाकर दूसरी जगह बसाना असंभव कार्य था। चाहे संभव हो चाहे असंभव हो, यह किसी चक्रवर्ती राजा का ही कार्य हो सकता है। ये कौन सा चक्रवर्ती राजा है जिसे इसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? स्पष्ट ही है कि भारत में कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने ये कार्य किया हो। यदि भारत में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ तो यह दूसरी संभावना छोड़ देनी चाहिए। तब बाबा साहब आगे लिखते हैं कि अब जिस बात पर विचार किया जा सकता है वह यही है कि जो लोग अछूत कहलाते हैं, वे अछूत कहलाना आरंभ से भी पहले एकदम आरंभ से ही गांव के बाहर रहते थे और बाद में अछूत बना दिए जाने के कारण उन्होंने बाहर ही रहना जारी रखा। लेकिन इससे एक बहुत ही कठिन प्रश्न पैदा होता है कि वे गांव के बाहर क्यों रहते थे? उन्हें ऐसा करने के लिए किसने मजबूर किया? इसका उत्तर यही है कि समाजशास्त्र के विद्यार्थी को संसार भर में आदिम समाज के वर्तमान रूप धारण करने के संबंध में जिन बातों की जानकारी है उनका ख्याल करके यही मानना स्वाभाविक लगता है कि अछूत आरंभ से ही गांव के बाहर रहते आए हैं। जब तक उन बातों की कुछ व्याख्या न कर दी जाए जिनके कारण आदिम समाज ने वर्तमान स्वरूप ग्रहण कर लिया, तब तक शायद अधिकांश लोग ये नहीं समझ सकेंगे कि उपयुक्त मत स्वाभाविक क्यों है। इस बात को अच्छी तरह समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम ये ध्यान रखें कि वर्तमान समाज आदिम समाज से दो बातों में भिन्न है। वर्तमान समाज और आदिम समाज दो बातों में भिन्न है। कैसे? भाषा विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि आदिम समाज खानाबदोश जातियों का बना था और वर्तमान समाज स्थिरता पूर्वक एक जगह बनी बस्तियों का जात समूह है, तथा आदिम समाज रक्त संबंध पर आधारित कबीलों का समूह एक समूह था। वर्तमान समाज नस्लों का एक समूह है। दूसरे शब्दों में आदिम समाज ने वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने के लिए दो तरफ अपना विकास किया। आदिम समाज ने विकास की एक धारा ने आदिम समाज को कबायली अवस्था से लेकर नस्ल की अवस्था तक पहुंचा दिया। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार के परिवर्तन के स्पष्ट चिन्ह
राज की उपाधियों में दिखाई देते हैं। अंग्रेजी राजाओं की उपाधियों को ही लीजिए। जॉन ही वह पहला सम्राट था जिसने अपने आप को इंग्लैंड का सम्राट कहा। उसके पूर्वज सामान्यतः अपने आप को अंग्रेजों का राजा कहते आए थे। पहला कथन एक प्रजाति का प्रतिनिधित्व करता है, दूसरा एक परिवार जाति का। इंग्लैंड कभी एक देश था जहां अंग्रेज निवास करते थे। अब अंग्रेज वे लोग हैं जो इंग्लैंड में निवास करते हैं। अब अंग्रेज वे लोग हैं जो इंग्लैंड में निवास करते हैं। इसी प्रकार का परिवर्तन फ्रांसीसी राजाओं की उपाधियों में दिखाई देता है। कभी भी फ्रांसीसियों के राजा कहलाते थे, किंतु आगे चलकर फ्रांस के राजा कहलाने लगे। विकास की दूसरी धारा ने आदिम समाज को घुमंतु समाज न रहने देकर एक स्थिर समाज बनाया। यह परिवर्तन भी इतना निश्चित और प्रभावो उत्पादक है कि इसकी वास्तविकता का विश्वास कराने के लिए किसी उदाहरण की आवश्यकता नहीं है। इस समय हमें अपने उद्देश्य के लिए इतना कहना पर्याप्त है कि हम विकास की दूसरी धारा पर विचार करें। आदिम समाज किस प्रकार घुमंतु समाज से रहकर स्थिर बसा हुआ समाज बन गया। आदिम समाज के खानाबदोश कबीले न रहकर बस्तियों में बसा हुआ समाज बनने की कथा इतनी लंबी है कि वो एक अध्याय में आ नहीं सकती। केवल दो बातों की ओर ध्यान देना काफी होगा। जानने की पहली बात यही है कि किस चीज ने समाज में उसका घुमंतु जीवन छुड़ा दिया। दो प्रश्न यहाँ पर उठते हैं। आदिम समाज का जो घुमंतु समाज था, उसको घुमंतु जीवन किसने छुड़ा दिया? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, दूसरे घुमंतु जीवन से स्थिर जीवन तक पहुंचने के लिए उसे किस किस अवस्था में से गुजरना पड़ा। यानी कि जो घुमंतु समाज था और सीधे स्थिर अवस्था में रहने लगा, तो बीच में उसको किन किन जटिलताओं का सामना करना पड़ा, किन किन अवस्थाओं की, किन किन स्टेट्स का सामना करना पड़ा। ये दो प्रश्न यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है और इन दो प्रश्नों का जवाब हम देंगे अगले अम्बेडकर संदेश में। यानी कि पहला अध्याय के दो भाग हम कर दे रहे हैं। एक ही भाग करेंगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, जो कि आपके लिए देखने के लिए काफी मुश्किल होगा और अपेक्षाकृत शॉर्ट वीडियो लोग देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो दो अम्बेडकर संदेश में पूरा चैप्टर समाहित हो जाएगा। अगले अम्बेडकर संदेश का इंतजार करना होगा कल तक। हर दिन सुबह 5 बजे अम्बेडकर संदेश आपकी सेवा में प्रस्तुत किया जाता है। ये आप सभी वाकिफ ही हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो यही है कि वर्तमान समाज आदिम समाज से दो तरह से भिन्न है, दो बातों में भिन्न है। तो दो बातों में कोई एक बात ही अगर आप बता देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। यानी कि वर्तमान समाज आदिम समाज से किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार दो बातों में भिन्न है। दो में से कोई एक बात आपको बता देनी है जो डिफरेंस पैदा करती है आदिम समाज और वर्तमान समाज के बीच में। महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब का बेसब्री से हम इंतजार करेंगे और इसी के साथ आज के अम्बेडकर संदेश को हम यहाँ रोकना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले एक और निवेदन है कि जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जन जन तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण अम्बेडकर संदेश इस समय चल रहा है। और यदि आप शेयर नहीं करेंगे तो ये जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो बाबा साहब ने स्वयं लिखा है, उसको हुबहू हम प्रस्तुतिकरण आपके समझ कर रहे हैं, ये आप तक ही सीमित रह जाएगा, समाज के आगे ये नहीं जा पाएगा। हम सभी का दायित्व है। हमने इस वीडियो को रिकॉर्ड करके वीडियो के रूप में, अम्बेडकर संदेश के रूप में आप तक पहुंचाया। आपकी जिम्मेदारी है अगले व्यक्ति तक पहुंचाएं। अगला व्यक्ति की जिम्मेदारी बनेगी कि और इसी तरह से आगे पहुंचाने का कार्य करें। मुझे लगता है कि आप इस बात को जरूर अमल में लाएंगे, ध्यान में लाएंगे। और इसी निवेदन के साथ अब दीजिए इजाजत। आप सभी साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है।
आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कथाक्रम में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कथाक्रम में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।